सो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और एक बार फिर अपनी इस मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ स्किन की वीडियो सीरीज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हमने स्किन ट्यूमर्स के बारे में जो बेसिक एक जानकारी ली थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के पहले उसे देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तब हमने कहा था कि स्किन ट्यूमर जो मेन कॉमन स्किन ट्यूमर्स हैं वो तीन होते हैं: बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमा सेल कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट मेलानोमा। और इस वीडियो में हम सबसे कॉमन स्किन ट्यूमर बेसल सेल कार्सिनोमा इसके बारे में बात करेंगे। अब इसकी शुरुआत करूं इसके पहले मैं आपको दो इसके इंटरेस्टिंग नाम बता देता हूं। इसे रोडेंट अल्सर भी कहा जाता है और इसे टीयर कैंसर भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों, ये थोड़ी देर बाद आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। नाम से ही क्लियर है कि बेसल सेल कार्सिनोमा, जो बेसल लेयर है स्ट्रेटम बेसल, इस लेयर से यहाँ के सेल्स से ये ट्यूमर अराइज होता है, इसलिए इसका नाम बेसल सेल कार्सिनोमा दिया हुआ है। सबसे कॉमन लोकेशन इसकी जो है होती है फेस। और फेस पे भी अगर हम बात करें, फेस पे अगर आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो एंगल ऑफ माउथ से लोब्यूल ऑफ ईयर को कनेक्ट करे, इस लाइन को ऑनग्रेंस लाइन कहा जाता है। जो एंगल ऑफ माउथ से लोब्यूल ऑफ ईयर को, एक इमेजिनरी लाइन है, अगर ऐसी एक लाइन बनाएं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस बेसल सेल कार्सिनोमा के इस लाइन के ऊपर के जोन में मिलेंगे, या आप रफली कह सकते हैं कि अपर फेस में ये आपको ज्यादा मिलता है। और इसी वजह से इसका नाम टीयर कैंसर दिया है। अब ये पहला आपको जो दो नाम बताए थे उसमें पहले नाम का सरप्राइज आपके लिए खुला है कि टीयर कैंसर, इसका कोई लेक्राइमल एपरेटस से ऑप्थेल्मोलॉजी से इसका रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जब टीयर आपके रहते हैं वो जिन जिन साइड्स पे ड्रूल करते हैं, जब भी आप कोई रोता है तो उसके आंखें और उसके आसपास का जितना पार्ट गीला होता है, ये उतने पार्ट में ये ट्यूमर आपको ज्यादा मिलता है। तो अगर मैं बात करूं तो इनर कैंथस, आउटर कैंथस, आपकी आईलिड्स हैं, नेजल ब्रिज है और नेजोलेबियल फोल्ड है। चूंकि ये इतने पार्ट में आपको ये ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसका नाम टीयर कैंसर भी है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अगर आप ये इमेज जो ऑनग्रेंस लाइन थी ये ड्रॉ करें तो इसके ऊपर ही ये सारे स्ट्रक्चर आपको, या ये जो फेस के पार्ट है यहाँ इसके ऊपर ही मिलेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात करी थी, कॉमन फैक्टर होता है सनलाइट या सन एक्सपोजर, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है अल्ट्रा वायलेट रेस की। और डेफिनेटली जैसे हम सभी जानते हैं कि आज बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन और इन सब की वजह से जो ओजोन लेयर आपकी अल्ट्रा वायलेट रेस को फिल्टर करती है, वो फिल्ट्रेशन चूंकि अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए यूवी रेस का एक्सपोजर ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए स्किन कैंसर के इंसिडेंसेस भी अब बढ़ रहे हैं। और जैसा पहले फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि सभी स्किन कैंसर इंक्लूडिंग बेसल सेल कार्सिनोमा फेयर स्किन पर्सन्स में ज्यादा होते हैं। फेयर स्किन पर्सन्स में मेलेनोसाइट्स, फिर मैं एक बार याद दिला दूं कि मेलेनोसाइट्स आपके सेम नंबर ऑफ मेलेनोसाइट सेम होता है, उनकी एक्टिविटी कम होती है, मेलानिन प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए फेयर स्किन होती है। लेकिन फेयर स्किन आपका एक जहां तक स्किन कैंसर का सवाल है, एज कम्पेयर टू डार्क स्किन पर्सन, फेयर स्किन पर्सन में ये स्किन कैंसर डेवलप होने की रिस्क ज्यादा है। अब अगर ये कॉम्बिनेशन किया जाए कि ऐसी जगह जहाँ पे फेयर स्किन पर्सन ज्यादा मिलते हैं और जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो प्लेसेस दिमाग में आती है, क्योंकि यहाँ ये इक्वेटर के कंपेरेटिवली पास में है। और यहाँ पे जो सन एक्सपोजर और फेयर स्किन पीपल दोनों आपको ज्यादा मिलेंगे। इसलिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि उस वक्त की जोग्राफिकल लोकेशन में इनफैक्ट कई स्किन ट्यूमर्स की अगर बात करें तो ये दो कंट्रीज में, ये दो जगह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपको ये ज्यादा मिलेंगे। ये एक फोटोग्राफ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का, और ये फोटोग्राफ से आप काफी चीजें याद रख सकते हैं। पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया याद रहेगा, दूसरा फेयर स्किन याद रहेगा, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट अगर आपने नोटिस किया है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो जो एक प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन लगाते हैं अपने, वो इस जोन में, जैसे बटरफ्लाई जोन भी कहा जाता है, यहाँ पर ज्यादा लगाते हैं। सो ये इससे ये भी याद हो जाएगा कि ये आपका बेसल सेल कार्सिनोमा या कोई भी स्किन ट्यूमर है, ये अपर पार्ट ऑफ फेस पे इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब एक टिपिकल बेसल सेल कार्सिनोमा की अगर बात करें, जो ये फेस पे यहाँ पर है, तो ये कैसे प्रेजेंट करता है? पेनलेस होगा, स्लो ग्रोथ रहती है इसकी, मैलिग्नेंसी है पर बहुत रैपिड ग्रोथ नहीं होती है। बीडेड एज मिलेंगी इसकी, आगे कुछ और ट्यूमर्स में भी आपको फोटोग्राफ्स में बता दूंगा कि बीडेड मतलब ऐसा लगेगा कि इसकी यहाँ मोती पड़े हुए हैं, इस तरह की एजेस, इसका नाम ही बीडेड एजेस दिया हुआ है। और ये टच करेंगे इसको, अगर थोड़ा सा रबिंग होगी या थोड़ा सा ट्रॉमा होगा तो इसमें ब्लीडिंग होगी।
तो बेसिकली ये कभी भी आपको फेस पे, स्पेशली फेस पे ऐसा कोई अल्सर या ऐसा कोई लीजन मिल रहा है जो हील नहीं हो रहा है। पेशेंट आपके पास आकर बता रहा है कि यहाँ पर एक छोटा-सा कुछ घाव हो गया, उसको याद नहीं ट्रॉमा से हुआ, कैसे भी हुआ, पर कोई भी ट्रॉमेटिक भी अगर इंजरी होगी तो कुछ समय के बाद वो हील हो जाएगी। लेकिन अगर नॉन हीलिंग अल्सर है फेस पे, तो ये हमेशा बेसल सेल कार्सिनोमा की प्रोबेबिलिटी अपने दिमाग में रखिए। सो जैसे मैंने बताया कि ये तो बहुत छोटा था, अब ये आप देख सकते हैं कि आउटर कैंथस से राइज़ हुआ और ये काफ़ी इस केस ने ग्रोथ कर ली, इस ट्यूमर ने। इस केस में ये बीडेड एज जो मैंने आपको बताई थी, क्लासिकल बीडेड एज है। अच्छा, बीडेड इसलिए भी होती है क्योंकि जहाँ पे ट्यूमर की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो थोड़ा-सा बीड्स बना वो वाले पार्ट पे बीड्स जैसा लगता है, और इनके बीच में जहाँ ट्यूमर की डिवीज़न एक्टिविटी कम है, वो डिप्रेस्ड पार्ट होगा। तो आप यहाँ इवन काउंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो शाइन हो रहे हैं, तो एलिवेटेड पार्ट शाइन होते हैं और बिल्कुल एक मोतियों की माला जैसा लगता है। ये अपर लिड पे और ये लोअर लिड पे। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अल्सर फॉर्म में ही मिले, नोड्यूलर फॉर्म में एक फॉर्म भी आपको मिल सकता है, ये भी एक वेरिएंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक इंटरेस्टिंग वेरिएंट है पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा, जिसे नो डाउट अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपको ये क्या लगता है, तो आप में से कई कहेंगे कि मैलिग्नेंट मेलानोमा हो सकता है, क्योंकि यस, मेलानोमा ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन एक फिर भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में याद रखिए कि पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा भी एक वैरायटी होती है। अभी इनर कैंथस पे एक ये ट्यूमर बेसल सेल कार्सिनोमा स्टार्ट हुआ और धीरे-धीरे अगर आप इसमें देख रहे हैं तो डेप्थ में इसने काफ़ी इरोड कर दिया है। जो भी इसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू और कार्टिलेज और जो भी चीज़ आती गई, उसको ये इरोड करते गया, खाते ख खत्म करते गया। तो ये एक लोकली इन्वेसिव ट्यूमर होता है। लोकली इन्वेसिव मतलब इसका लिम्फेटिक या ब्लड स्प्रेड से मेटास्टेसिस नहीं होता, और इसी वजह से ये दूसरा नाम जो स्टार्टिंग में हमने बताया था रोडेंट अल्सर, उसका आंसर ये है कि इसी वजह से इसे रोडेंट अल्सर कहा जाता है। जिस तरह से एक रोडेंट या एक चूहा नीचे बरो करते जाता है, उसको खोदते जाता है ज़मीन को, वैसे ही ये डेप्थ में जाते हैं। एक दूसरा फ़ोटोग्राफ भी देखिए, ये और डेप्थ में है, ये अप टू बोन तक इसमें एक्सपोज़ हो गई है। तो जैसे टीयर कैंसर का मैंने आपको बताया था कि कोई लैक्राइमल एपेराइटिस या ऑप्थेल्मोलॉजी से इसका कनेक्शन नहीं है, वैसे रोडेंट अल्सर भी ऐसा नहीं है कि चूहों में भी कैंसर मिलता है या चूहों के एक्सपोज़र से होता है। ये जस्ट बिकॉज़ एक लोकल इन्वेसिव की प्रॉपर्टी होने की वजह से इसका नाम रोडेंट अल्सर दिया गया है। और जैसे मैंने कहा, ये लोकली इन्वेसिव होता है। लिम्फेटिक कार्सिनोमा यूजुअली लिम्फेटिक स्प्रेड बहुत कॉमन है कार्सिनोमा में। हम जानते हैं कि कार्सिनोमा लिम्फेटिक से स्प्रेड करते हैं और सार्कोमा मेनली ब्लड से स्प्रेड करते हैं। लेकिन बेसल सेल कार्सिनोमा ऐसा केस है जिसमें लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि एक तो लिम्फेटिक भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दूसरा ट्यूमर के जो इम्बोलाई है वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो लिम्फेटिक से नहीं ट्रांसमिट होते हैं। सो अगर आपको यहाँ पर कोई एक अल्सर मिल रहा है और यहाँ लिम्फ नोड भी इनलार्ज मिल रही है, तो बेसल सेल कार्सिनोमा के बारे में थोड़ा-सा ये नेगेटिव जाता है, क्योंकि यूजुअली जब बेसल सेल कार्सिनोमा होगा तो सिर्फ़ वो लोकली इरोड करेगा, लोकल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते जाएगा, डेप्थ में जाते जाएगा, लेकिन लिम्फेटिक या ब्लड स्प्रेड उसका नहीं होता है। अभी एक क्लासिकल जो बेसल सेल कार्सिनोमा मैंने आपको बताया था कि बीडी एज इसमें दिख रही है, तो हाँ, क्लिनिकली हमें देखकर लग तो रहा है कि बेसल सेल कार्सिनोमा है, लेकिन कई बार हमें बायोप्सी भी भेजनी पड़ती है। अब ट्यूमर अगर छोटा-सा है, तो उसको तो ये मान लीजिए एक छोटा-सा अल्सर है, तो उसको एक मार्जिन के साथ एक्साइज़ कर दीजिए, इसे एक्सिजनल बायोप्सी कहते हैं। लेकिन अगर अल्सर की साइज़ बड़ी है, तो इसको पहले डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए आपको उसका एक पीस या छोटा-सा पार्ट भेजना पड़ेगा, जिसे इंसिजनल बायोप्सी कहा जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, बायोप्सी ली जाए, अगर उसका पीस लिया जाए तो कहाँ से लें? यहाँ से लें, यहाँ से लें कि यहाँ से लें? तो एक हमेशा प्रिंसिपल ध्यान रखिए, बायोप्सी हमेशा किसी भी अल्सर की एज से लेना चाहिए और उसमें नॉर्मल स्किन का पार्ट भी थोड़ा इंक्लूड होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? अब ये एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हम सभी ने देखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने सभी ने देखा है कि जब भी किसी खेत में, सूखे खेत में अगर आग लग जाती है, तो ये 3 ज़ोन यहाँ पर बने हुए हैं, आप बिल्कुल इससे कंपेयर कर सकते हैं। ये जो घास है, सूखी घास है, ये नॉर्मल स्किन है। ये जो घास जल चुकी है, ये पूरा ये अल्सर के फ्लोर पे आपको जो दिख रहा है, ये सभी जल चुका है, ये डेड टिश्यू है। इसे अगर आप भेज भी देंगे, तो हो सकता है चांसेस बहुत कम है कि कुछ आपका पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड कुछ बता पाए। आपको सिर्फ़ उसमें नेक्रोटिक टिश्यू मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इसमें एक्टिविटी सबसे ज़्यादा एज पर है, वैसे ही किसी भी अल्सर की एक्टिविटी, स्पेशली मैलिग्नेंट के अल्सर के केसेस में एक्टिविटी जो होती है, एज पे सबसे ज़्यादा होती है। तो बायोप्सी जब भी आप भेजें, ये बात हमेशा ध्यान रखिए
कि एज से लीजिए और नॉर्मल स्किन का भी थोड़ा सा पार्ट उसमें इंक्लूड करिए। अब बायोप्सी से आपने कंफर्म किया या जैसे भी आपने क्लिनिकली आपको लगा कंफर्म किया, तो व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? तो जहां तक पॉसिबल हो सके इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल एक्सcision। पर चूंकि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो इसमें मार्जिन होना जरूरी है, नॉर्मल स्किन की मार्जिन लेते हैं। यहाँ मैंने 5 मिलीमीटर लिखा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग, कोई 10 मिलीमीटर कहता है। तो यहाँ जो सिर्फ बेसिक हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। सो मैं इस कंट्रोवर्सी में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, अभी हम इसको 5 मिलीमीटर मानकर चलते हैं। तो 5 मिलीमीटर मार्जिन के साथ में आप इसको एक्सरसाइज करिए। 5 मिलीमीटर जो एक नॉर्मल स्किन है उसको लीजिए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जो देखने को मिल रही है कि इस इंसीजन को जो डिजाइन किया है वो सर्कुलर इंसीजन नहीं है, वो एक इलिप्टिकल शेप का इंसीजन है। ऐसा क्यों? अगर हम 5 मिलीमीटर की मार्जिन ले रहे हैं तो एक सर्कुलर इंसीजन से भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों इंसीजन को इलिप्टिकल बनाया गया है? अब इसे मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये डिफेक्ट जो बनेगा, ये डिफेक्ट इस तरह से बनेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे और ये रीजन है कि इसे इसे हम इलिप्टिकल इंसिजन प्रेफर करते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये अब एक आंख, नॉर्मल आंख है, इसे ट्यूमर मान लीजिए कि ये आपका ट्यूमर है, ये अल्सर है और आपको एक मार्जिन के साथ निकालना है। तो आपने मेजर किया तो मार्जिन ये उसकी हुई, मतलब आपको इतना पार्ट निकालना है। लेकिन अगर आप इसको निकालेंगे तो डेफिनेटली इस डिफेक्ट को आपको क्लोज करना पड़ेगा। और एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स, इलिप्टिकल डिफेक्ट जो रहते हैं इन्हें क्लोज करना कंपेरेटिवली इजी होता है। और जो स्कार बनता है वो एक लीनियर स्कार बनता है। ये बिल्कुल, आप अगर इस आंख को हम क्लोज कर दें, जब भी आंख बंद करते हैं तो एक लीनियर, एक सिंगल लाइन बनती है। बस यही प्रिंसिपल है। ये न सिर्फ बेसल सेल कार्सिनोमा बल्कि किसी भी एक्सीजन में, सेबेशियस सिस्ट का एक्सीजन हो, इनफैक्ट मेस्टेक्टोमी जब करते हैं, ब्रेस्ट एक्सीजन करते हैं, उसमें भी इंसिजन को एलिप्टिकल इसलिए लिया जाता है कि एक तो क्लोजर इसका इजी होता है और स्कार जो रहेगा वो लीनियर स्कार बनेगा। सो अगर ऐसा कुछ ये ऐसा होता तो इसे आप खुद समझ सकते हैं कि इसे स्यूचरिंग करके क्लोज करना इतना इजी नहीं होता है। सो ये आपका डिफेक्ट अगर है, उसको क्लोज करने के क्या ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन होता है प्राइमरी क्लोजर। अब यहाँ पर एक कैंसर, स्किन कैंसर या बेसल सेल कार्सिनोमा था, आपने ऐसे एलिप्टिकल इंसिजन से इसको क्लोज किया और उन दोनों की मार्जिन को या दोनों उसके एंड्स को मिला के एक प्राइमरी क्लोजर किया। दिस इज द बेस्ट क्लोजर। जहां तक पॉसिबल हो सके प्राइमरी क्लोजर करिए। लेकिन कभी कभी ये होता है, आप सर्जरी तो कर देते हैं लेकिन प्राइमरी क्लोजर पॉसिबल नहीं होता है और डिफेक्ट को क्लोज करना जरूरी है। तो आपके पास दो और ऑप्शन है। अब जैसे इस केस में यहाँ आप खुद समझ सकते हैं कि बिकॉज ये नोज पर है तो इसे जितना लिप में आपको रिलैक्स्ड मिला था टिश्यू, यहाँ उतना नहीं मिलेगा। तो इसे अगर आप स्ट्रेच करके क्लोज भी कर देंगे तो भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे रोटेशन फ्लैप लगा सकते हैं। आप यहाँ से फ्लैप रोटेट करके उस फ्लैप, ये इस फ्लैप को आपने यहाँ पर रोटेट करके लगाया तो अल्टीमेटली वो डिफेक्ट क्लोज हो जाएगा। तो पहला बेस्ट ऑप्शन है प्राइमरी क्लोजर, अगर पॉसिबल नहीं है तो रोटेशन फ्लैप, और अगर वो भी नहीं है तो स्किन ग्राफ्टिंग, फुल थिकनेस ग्राफ्ट आप बॉडी के किसी और दूसरे पार्ट से लेके यहाँ पर लगाइए तो उसमें भी वो डिफेक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। सो द बेस्ट ट्रीटमेंट अगर एक समअप करूं अभी तक मैं, तो जहां तक पॉसिबल हो सके सर्जरी करिए। मार्जिन अभी हम 5 मिलीमीटर मान रहे हैं, 5 मिलीमीटर मार्जिन के साथ। और डिफेक्ट क्लोज करने के आपके पास तीन ऑप्शन है। बेस्ट इज प्राइमरी स्विचरिंग, अगर हो सके तो। नहीं हो सके तो उस पर ग्राफ्ट या फ्लैप लगा दीजिए। रेडियोथेरेपी भी एक ऑप्शन है। ये ट्यूमर रेडियो सेंसिटिव है लेकिन फिर भी प्रिफर्ड ऑप्शन नहीं है। पर कुछ केसेस में, जो मैं अभी अगले कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा, कि कुछ केसेस में रेडियोथेरेपी का रोल इंपॉर्टेंट है। कब आप रेडियोथेरेपी देंगे? अब ये दो केसेस मान लीजिए, आप देख सकते हैं कि ये ओल्ड एज की फीमेल है और ये यंग फीमेल है। अब दोनों को हम सेम लोकेशन पे सेम साइज का बेसल सेल कार्सिनोमा अगर हो तो क्या करेंगे? देखिए, सर्जरी करके अगर आप प्राइमरी क्लोजर कर रहे हैं तो उसका जो फाइनल आउटकम है या कॉस्मेटिक आउटकम है वो बहुत अच्छा होता है। रेडियोथेरेपी में प्रॉब्लम ये है कि रेडियोथेरेपी का स्कार दिखने में इतना अच्छा नहीं होता। अब अगर मैं इस वक्त बात करूं कि कॉस्मेसिस की बात करूं कि किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरली हमारे इस पे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये यंग फीमेल के लिए कॉस्मेटिक आउटकम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो हमारा प्रेफर्ड ट्रीटमेंट सर्जरी है, यहाँ भी प्रेफर्ड ट्रीटमेंट सर्जरी है। लेकिन अगर किसी वजह से पेशेंट को, अगर उसकी कंडीशन है कि उसे हम ऑपरेट नहीं कर सकते या वो सर्जरी नहीं करवा सकता है, तो इस केस में हम रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। तो पहला इंडिकेशन है कि ओल्ड एज अगर है तो दे सकते हैं। फिर भी कोशिश हमेशा करना चाहिए कि सर्जरी से ही उसको क्योर किया जाए।
दूसरा केस, अब यहाँ पे सेम एज है, यहाँ पे इस लोकेशन पे बेसल सेल कार्सिनोमा, यहाँ पे इसी लोकेशन पे, पर यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी साइज काफी ज्यादा है। अब अगर मैं इस वक्त इसको 5 mm मार्जिन के साथ एक्सरसाइज करूं तो मेरे पास फिर भी प्राइमरी क्लोजर नहीं भी हो तो ग्राफ्ट या फ्लैप एक ऑप्शन है। लेकिन अगर इसे एक्सरसाइज करूंगा तो इतना बड़ा डिफेक्ट किसी ग्राफ्ट या फ्लैप से क्लोज करना, वो कॉस्मेटिकली डेफिनेटली जितने अच्छे रिजल्ट मैंने आपको कुछ देर पहले बताए थे उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सो ये दूसरा इंडिकेशन है कि अगर ट्यूमर की साइज, बेसिल सेल कार्सिनोमा की साइज अगर ज़्यादा है, जब सर्जरी के बाद आपको पता है कि आप उसको डिफेक्ट को क्लोज नहीं कर पाएंगे, तो एक रेडियोथेरेपी दूसरा ऑप्शन होता है। ये दूसरा केस। तीसरा केस, जो फाइनल केस है और इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम एज है, ट्यूमर की साइज भी मैं सेम रखूंगा, लेकिन लोकेशन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी। अब यहाँ पे भी यही बात है कि यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं। यहाँ पे भी छोटा ट्यूमर है, डिफेक्ट उतना ही होगा, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि एक वाइट उसकी मार्जिन में ये वाइटल स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें आ रहा है। तो इस यहाँ यहाँ एक सर्जरी करना इतना ईजी नहीं है। तो यहाँ मैं रेडियोथेरेपी की बात नहीं करूंगा, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ जिसे मोज माइक्रोग्राफिक सर्जरी कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम अगली स्लाइड पे देखते हैं कि इस सर्जरी में क्या किया जाता है। यहाँ पे जैसे बाकी केस में हम क्या करते थे, एक ब्लाइंडली मार्जिन ले लेते थे कि अगर ये 5 mm की मार्जिन लेके यहाँ से काट देते, पर यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे ट्यूमर एक्सरसाइज करके उसके बाद लेयर बाय लेयर उसको निकालते हैं। यहाँ आपको दो सर्जन या दो डॉक्टर्स काम करते हैं, एक सर्जन और एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। तो सर्जन जो अपने ओटी में इसकी स्लाइस निकालता है और अपने हिस्टोपैथोलॉजिस्ट फ्रेंड को, जो वहीं थिएटर में ही मौजूद होता है, इसे देता है, तो वो चेक कर कर बताता है कि मैलिग्नेंट सेल यहाँ पर है या नहीं हैं। तो और डेप्थ में जाते हैं, और डेप्थ में जाते हैं, और तब तक एक्सरसाइज करते हैं जब तक वो ये कह देता है कि मैलिग्नेंट सेल्स अब नहीं उसको दिख रहे हैं, मतलब ये नॉर्मल टिश्यू यहाँ आ चुका है। तो इसमें ये बेनिफिट हुआ कि नॉर्मली हम किसी और जगह पे होता तो एक अंदाजन मार्जिन लेके कर सकते थे। यहाँ पे आप रिजल्ट तो सेम दे रहे हैं, पर टिश्यू का लॉस ज्यादा नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा 5 या 10 mm आप उसमें नहीं निकाल रहे हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट माइक्रोग्राफिक सर्जरी, जो एक सर्जन और एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के कॉम्बिनेशन से की जाती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको बेसल सेल कार्सिनोमा से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं फिर एक बार बता दूं, जैसे उस वीडियो में कहा, पहले वीडियो में कहा था कि ये एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप मेरे फिर भी रिकमेंडेशन है कि आप आपकी जो भी बुक जो रेफर करते हैं उन बुक से पढ़िए, और भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। लेकिन अब इसको देखने के बाद में जब आप उसे पढ़ेंगे तो कंसेप्ट समझने में आपको आसानी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा दूसरा वीडियो था, और अगला वीडियो इसके बाद जब जो अपलोड होगा दैट विल बी ऑन सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर, दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और उसके नोटिफिकेशन के लिए भी फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन प्रेस करिए, तो जब भी वो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।